नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU BA पार्ट 2 संस्कृत ऑनर्स शिवराज विजय के जो रचयिता हैं अंबिका दत्त व्यास, इनके व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे, साथ ही इनके कृतित्व को देखेंगे। तो शिवराज विजय से आप लोग जानते होंगे कि यहाँ से जो है 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक हिंदी अनुवाद, एक संस्कृत व्याख्या और एक आलोचनात्मक प्रश्न जो कि लॉन्ग आंसर टाइप वाला होता है। तो एक प्रश्न वहाँ से, तो टोटल 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक है। बाकी इससे पहले हम लोगों ने शिवराज विजय के प्रथम निःश्वास का, जो कि हमारे सिलेबस में है, उसका गद्यांश का 4-5 गद्यांश का और साथ ही उसके सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है पार्ट 2 से 2020 से 23 सेशन वालों के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे आपको पार्ट 2 का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर आप वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट लगे आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं, इनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही उत्कृष्टता की सीमा पर है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इन्होंने विद्वत्ता समाज की ओर से इन्हें जो है वो शतावधान और घटिका शतक, इसकी पदवी से इनको सम्मानित किया जाता है। इनको शतावधान और घटिका शतक के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनमें वो गुण था, क्या गुण था, तो ये 1 घंटे में 100 श्लोक की रचना कर सकते थे। ठीक है, 1 घंटे में 100 श्लोक की रचना कर सकते थे, वो लिख सकते थे, इसीलिए उनको शतावधान और घटिका शतक की उपाधि दी गई। और साथ ही पंडित अंबिका दत्त व्यास 100 प्रश्नों को एक बार में सुनकर और उन सब को क्रमबद्ध तरीके से उसका उत्तर भी दे देते थे। ठीक है, इस कारण से उन्हें हम लोग शतावधान और घटिका शतक के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि वो 100 श्लोक की रचना कर सकते थे 1 घंटे में और एक बार में 100 प्रश्न को सुनकर वो क्रमबद्ध तरीके से उसका उत्तर दे सकते थे, इसीलिए हम उनको शतावधान के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए इनके हम व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में थोड़ा सा अवगत हो जाएं। आपके एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आ सकता है कि पंडित अंबिका दत्त व्यास के व्यक्तित्व कृतित्व का वर्णन करें। ठीक है, या फिर पंडित अंबिका दत्त व्यास के जीवन वृत्त, उनका समय, उनकी शैली, इस सब का वर्णन अपने शब्दों में करिए। तो देखिए, यहाँ पे आंसर को आपको याद नहीं करना है, बस उनकी ये जीवनी एक तरह से हम बोल सकते हैं जो इनके बारे में है। तो यह जो है आप अच्छे से कहानी की तरह इसको पढ़कर और इसको फिर लिख सकते हैं। ठीक है, याद करने वाली कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, हिंदी के सुप्रसिद्ध किसी कवि ने लिखा है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। ये जो है लोकोक्ति, ये पंडित अंबिका दत्त व्यास के लिए ही बनी गई है। ठीक है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि उन पर ये जो है लोकोक्ति वो एकदम मेल खाती है। होनहार वीरवान के होत चिकने पात का मतलब होता है कि होनहार के जो लक्षण होते हैं वो पहले ही दिख जाते हैं। ठीक है, चाहे उनको कितना भी विपत्तियों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन होनहार के जो लक्षण होते हैं वो पहले से ही दिख जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, फिर किसी दूसरे कवि ने लिखा है कि फूल शूलों में खिलते हैं, गुलाब कांटों में पलते हैं, लाल गुदरियों में होते हैं तथा साहित्यकार एवं दार्शनिक विपत्तियों में बढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि पंडित अंबिका दत्त व्यास विपत्तियों में पले बढ़े हैं और तब उन्होंने इस
तरह के सामाजिक सभी व्यवस्था को एक तरह से सुचारू रूप से चलाने के हेतु और भारतवासियों में एक राष्ट्र भावना को प्रेरित करने के लिए उस समय में ऐसे काव्य की रचना की, ऐसे गद्य काव्य की रचना की जो हम सभी को प्रेरित करता है। और वो बहुत ही विपत्तियों में अपने समय को गंवाए हैं और इस प्रकार से उन्होंने इतने उत्कृष्टता पे पहुंच गए और इतने बड़े साहित्यकार बन गए। ठीक है, तो ये जो लाइन दोनों हैं ये उनके लिए मेल खाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस दोनों लाइन को लिखा है ताकि इस लाइन को लिख के ये स्पष्ट हो सके कि पंडित अंबिका दत्त व्यास का जो जीवन है वो किस प्रकार से है। वो इन्हीं दो लाइन में, मतलब संक्षिप्त रूप से अगर हम कहें तो वो सिमट जाए। ठीक है, यह बात अन्य किसी दूसरे के बारे में असत्य भले ही हो, परंतु शिवराज विजय के प्रणेता पंडित अंबिका दत्त व्यास के संबंध में अत्यंत ही सत्य प्रतीत होता है। ठीक है, वस्तुतः व्यास जी विपत्तियों में बढ़े हैं, उत्पीड़न से निखरे हैं। ठीक है, शूलों पर शयन करके भी गुलाब की तरह अपनी अद्भुत और आश्चर्यजनक प्रतिभा से प्रकाष्ठा पर पहुंचकर संसार में अपनी कृति प्रदान कर यशः शरीर से अमर हो गए हैं। ठीक है, उन्होंने साहित्यकार थे और इस प्रकार से उन्होंने रचना की है कि उनकी जो कृति है वो अमर है हमेशा के लिए और उसी कृति के कारण पंडित अंबिका दत्त व्यास जो हैं वो अमर हो गए हैं। चलिए, श्री व्यास जी मूलतः राजस्थान के निवासी थे। इनके पूर्वज राजस्थान के रावत जी की धूला नामक स्थान से आकर काशी में सकुटुंब बस गए थे। मूलतः वो निवासी कहाँ के थे? राजस्थान के। इनके पितामह का नाम राजा राम शास्त्री और इनके जो पिता का नाम था वो दुर्गादत्त व्यास था। इनके पितामह का नाम था राजा राम शास्त्री और पितामह का नाम था दुर्गादत्त व्यास। नवरात्रा के अष्टमी दिन जन्म लेने के कारण इनका नाम क्या रखा गया? पंडित अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, इन्होंने नवरात्रा के अष्टमी दिन को जन्म लिया था, इसीलिए इनका नाम अंबिका दत्त व्यास हुआ। अंबिका दत्त जी बाल्यावस्था से ही चतुर्मुखी प्रतिभा के धनी थे। ठीक है, 12 वर्ष की अल्पायु अवस्था में ही व्यास जी का भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रसाद जी के द्वारा आयोजित कवि सभा गोष्ठियों में ही समस्या पूर्ति करने लगे थे। उन दिनों बाल विवाह की भी कुप्रथा थी, जिस कारण से इनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में हो गया था। तो देखिए, ये जो अंबिका दत्त व्यास जी थे ये बचपन से ही बहुत ही कुशल थे और एक अच्छी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। ठीक है, और 12 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो कवि सभा गोष्ठित की जाती थी उसमें ये जो है समस्या पूर्ति करने लगे थे। ठीक है, तो इसीलिए इनके बारे में हम लोग कहते हैं कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात। इनका विवाह जो है वो 13 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। पारिवारिक आय के कारण समूचे परिवार पर अर्थ संकट के घनीभूत काले बादल बनकर मंडराने लगे थे। पैतृक संपत्ति के रूप में केवल इनके पास जो था वो 3 मंजिला मकान था और पिता श्री दुर्गादत्त को कथा वार्ता एवं यजमानी इत्यादि से जो कुछ भी उपार्जन होता था उसी से 7 प्राणियों के कौटुंब का भरण पोषण चलता था। ठीक है, फिर भी अर्थाभाव में भी किसी प्रकार से भी व्यास जी का अध्ययन जो है वो चलता ही रहा और इन्होंने तत्कालीन दिग्गज विद्वान संस्कृत में न्याय, सांख्य और वैदिक तथा वांग्ला की शिक्षा प्राप्त की और ये जो थे संगीत के भी अच्छे जानकार थे। तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने अर्थाभाव में भी इस प्रकार से अपने अध्ययन को जारी रखा और इस तरह उत्कृष्टता पर वो पहुंच गए। और 13 मील पैदल चलकर नियम पूर्वक सितार तथा हारमोनियम वादन भी उन्होंने सीखा था। परंतु अंबिका दत्त व्यास जी का पारिवारिक जीवन आनंदपूर्ण नहीं था।
कुसमय में ही इनके माता पिता के स्नेह संबल की छत्र छाया विधाता ने छीन ली थी। बड़े भाई भी बिना कारण इनसे ईर्ष्या द्वेष करते थे। इनके छोटे भाई भी यौवन की चौखट पर पैर रखती हुई धर्म पत्नी को छोड़कर संसार से चल बसे थे। इनके बड़े भाई जो थे वो इनसे द्वेष रखा करते थे और छोटे भाई जो थे वो असमय ही स्वर्ग सिधार गए थे। फिर इतना ही नहीं, जीवन के बसंत में इनके बहन की संसार वाटिका भी उजड़ गई थी, परंतु अचल हिमालय की भांति अनेक सांसारिक आघातों को वे सहन करते रहे। और अच्छा व्यक्ति वही होता है जो इतने कष्टों में भी अपने जो उसका लक्ष्य है उसको वो पूर्ण करे, उसमें लगे रहे। ठीक है, और परेशानियां तो सभी के जीवन में आती है, इससे घबराए नहीं। यही एक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए और आप सभी का। जीवन की संपूर्ण दुख दर्दों के सारे कष्ट, संपूर्ण अभाव, समुची पीड़ाओं, दुखमय कटुताओं के विष को भगवान शंकर की भांति पीकर संसार को अमृत पान कराया। इतने कठिन और भयावह मस्तिष्क की अस्थिरता के समय भी इनकी जो है रचनाओं में कहीं भी मानसिक दुख की छाया भी दृष्टिगत नहीं होती है। संपूर्ण कष्टों में स्वयं को तपाकर भी इन्होंने समाज के लिए अमृत प्रदान किया। अपनी आजीविका जुटाने में इन्हें बड़े कष्ट का सामना करना पड़ा था। अल्पायु में समूचे परिवार का बोझ जो है इनके दुर्बल कंधों पर आ गया था, परंतु सरस्वती के इस वरद पुत्र ने लक्ष्मी और सरस्वती के संघर्ष में सरस्वती को ही सर्वश्रेष्ठ माना था। और इस घटना से हम उनके सरस्वती के प्रगाढ़ प्रेम को देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अर्थाभाव में भी उन्होंने अपने अध्ययन को किस प्रकार जारी रखा, ये वाकई बहुत ही प्रशंसनीय है और हम सभी को इससे कुछ सीखना चाहिए। एक बार राजस्थान के महाराज कुमार वैरोशोल इनको काशी बुलाने आए थे, परंतु उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर अपने बड़े भाई को राजस्थान के इस प्रसिद्ध मंदिर का तथा जमीन की संपत्ति का मालिक बना दिया। सदैव अपने बड़े भाई, उनके जो बड़े भाई थे वो ईर्ष्या करते थे पंडित अंबिका दत्त व्यास के, फिर भी उन्होंने भ्रातृ स्नेह के रूप में उनको ऐसा प्रदान किया कि उनको बुलावा आया। राजस्थान के महाराज कुमार वैरोशोल जो थे वो काशी बुलाने आए थे, लेकिन उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अपने बड़े भाई को उनके जगह पर प्रतिस्थापित कर दिया। संवत 1640 विक्रम में ये मधुबनी संस्कृत पाठशाला के प्रधानाचार्य के पद को सुशोभित करने लगे। इससे इनकी आर्थिक कठिनाई कुछ कम तो अवश्य हो गई, फिर भी यह आर्थिक दृष्टिकोण से निश्चित नहीं हो सके, क्योंकि इनकी आमदनी का अधिकांश हिस्सा इनके द्वारा संपादित पत्रिका पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका के घाटा को पूरा करने में खर्च होने लगा था। तो जब ये मधुबनी संस्कृत पाठशाला के प्रधानाचार्य बने थे, फिर भी इनकी जो है आर्थिक स्थिति वो कुछ अच्छी नहीं हो पाई थी। मधुबनी संस्कृत विद्यालय की गलत राजनीति और प्रबंधकारिणी समिति की बेवकूफ़ी और वहाँ इनका मन अधिक समय तक नहीं रह सका। परिणाम स्वरूप वहाँ से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और वहाँ से वे मुजफ्फरपुर चले गए एवं वहाँ के जो जिला स्कूल के प्रधान पंडित के पद पर आसीन हो गए और अंत समय तक वे वहीं पर रमे रहे। ठीक है, तो यही उनका व्यक्तित्व और कृतित्व था कि कितने कष्ट को सहकर उन्होंने इस प्रकार से सभी के लिए एक गद्य काव्य की रचना की है, जो हमारे लिए और पूरे विश्व के लिए यह जो है एक अमर कृति साबित हुई है। और पंडित अंबिका दत्त व्यास जो हैं वो हमारे लिए सदैव सबके हृदय में अमर रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका जो है जीवनी था और इसको आप अच्छे से नोट्स बनाकर लिख सकते हैं और इसको बार बार पढ़ सकते हैं और खुद से इसको लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।